आज हमारे पास कुछ कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, पुरानी खुफिया पुलिस रिपोर्ट और पर्सनल लेटर्स का एक पूरा स्टैक है। और ये दस्तावेज 1915 से 1948 तक के भारतीय इतिहास की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। और अक्सर हमने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई या दांडी मार्च के बारे में एक सतह पर ही पढ़ा है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इन तारीखों और घटनाओं की बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा मिशन ही यही है। हम इस पूरे नेशनल मूवमेंट की मशीनरी को बिल्कुल शुरुआत से यानी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। जो लोग इस विषय में एकदम नए हैं उनके लिए भी ये समझना आसान होगा कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने भारत जैसे विशाल और बटे हुए उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। और यही इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। इतिहास अक्सर सिर्फ घटनाओं की एक लंबी सूची जैसा लगता है, लेकिन हमारा असली मकसद ये समझना है कि ये घटनाएं आखिर क्यों हुई। हाँ, मतलब किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अक्सर किसी एक व्यक्ति का विजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? बिल्कुल। जैसे इटली के एकीकरण में हम गैरीबाल्डी को देखते हैं या वियतनाम के आज़ादी के संघर्ष में हो ची मिन को, उसी तरह हम भारतीय आज़ादी के सफ़र को देखेंगे। हम सूचनाओं के अंबार में खोए बिना इस पूरे मूवमेंट की असली रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। बात है साल 1915 की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके हैं और यहाँ एक वाकया है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। आप फरवरी 1916 के बनारस हिंदी विश्वविद्यालय वाले वाकये की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल वही। जरा उस दृश्य की कल्पना की जाए। वायसराय मौजूद हैं, देश भर के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महंगे रत्नों और आभूषणों से सजे धजे पहली कतारों में बैठे, और गांधी जी, जिन्हें उस समय भारत में बहुत कम लोग जानते थे, वो मंच पर जाते हैं और अपने पहले ही बड़े सार्वजनिक भाषण में इस विशिष्ट वर्ग को सीधा आड़े हाथों ले लेते हैं। वो उनके मुंह पर कह देते हैं कि जब तक इन अमीरों के आभूषणों से मुक्ति नहीं मिलती और वे किसानों के साथ नहीं जुड़ते, भारत का कोई उद्धार नहीं हो सकता। सुनने में बहुत बड़ा रिस्क लगता है। वही तो, मतलब ये तो राजनीतिक आत्महत्या जैसा कदम लगता है। कोई भी नया नेता अपने करियर की शुरुआत में ही देश के सबसे ताकतवर लोगों को नाराज करने का इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई गलती या सिर्फ भावनाओं में बहकर दिया गया भाषण नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक रणनीति? देश के अमीरों को नाराज करना? हाँ, क्योंकि अगर हम उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो आज़ादी की लड़ाई आखिर थी क्या? ये मुख्य रूप से पढ़े लिखे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों का एक एलीट क्लब था। अच्छा, जो लोग साल में एक बार कोट पैंट पहनकर मिलते थे और अंग्रेजी में भाषण देते थे? बिल्कुल। गांधी जी ने बनारस में खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि असली आज़ादी इन महलों या वकीलों के चैम्बर से नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज़ादी गांव की झोपड़ियों और किसानों से आएगी। और सिर्फ आईना नहीं दिखाया, बल्कि इस बात को जमीन पर सच भी करके दिखाया, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो भाषणों से आगे बढ़कर सीधे एक्शन में आ गए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह इसका पहला बड़ा उदाहरण है। हाँ, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले शोषित किसानों के हक में आवाज उठाई। और फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में भी यही हुआ। खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों से लगान वसूला जा रहा था और वहां उन्होंने लगान माफ कराने का संघर्ष किया। और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के बेहतर वेतन के लिए भूख हड़ताल भी की। ये तीनों आंदोलन इस बात का सबूत थे कि अब आजादी की लड़ाई बड़े शहरों से निकलकर आम जनता तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं थे, ये गांधी जी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड थे, जहां वो अपनी अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीक को भारत की जमीन पर आजमा रहे थे। और सबसे जरूरी बात, वो आम लोगों का भरोसा जीत रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार कोई ऐसा नेता आया है जो उनकी ही भाषा में बात कर रहा है। और इसी भरोसे ने 1919 आते आते एक विशाल रूप ले लिया। 1919 का साल भारतीय इतिहास में वाकई एक डार्क चैप्टर की तरह है। रॉलेट एक्ट की वजह से, है ना? हाँ, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। ये एक ऐसा खतरनाक कानून था जिसमें सरकार किसी को भी बिना ट्रायल सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। और प्रेस पर भी भयानक सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसी के विरोध के दौरान जलियांवाला बाग का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला नरसंहार हुआ। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। और तब गांधी जी ने एक ऐसा हथियार निकाला जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। असहयोग आंदोलन। कोई भी काम नहीं करेंगे। स्कूलों का बहिष्कार,
अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यहाँ गांधी जी की रणनीतिक सोच की असल गहराई समझ में आती है। उन्होंने ये भांप लिया था कि अंग्रेजों की ताकत उनकी सेना नहीं है, बल्कि भारतीयों का उनके सिस्टम में सहयोग करना है। अगर भारतीय क्लर्क दफ्तर ना जाएं, तो उनका सिस्टम एक दिन में ढह जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और मास्टर स्ट्रोक था। गांधी जी जानते थे कि कोई भी जन आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ ना आए। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग के साथ जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में डिकोड करते हैं, क्योंकि जो लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें यह समझना जरूरी है कि आखिर एक ग्लोबल मुद्दे का भारत की आजादी से क्या लेना देना था। खिलाफत आंदोलन दरअसल तुर्की के सुल्तान से जुड़ा था, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता या खलीफा मानते थे। और पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने खलीफा की सत्ता को कमजोर कर दिया था। सही कहा। इससे भारतीय मुसलमानों में भारी रोष था। गांधी जी ने देखा कि ये मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का एक ऐतिहासिक अवसर है। तो उन्होंने खिलाफत के नेताओं शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ हाथ मिलाया। इसका असर ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतर आए। चारों तरफ हड़तालें होने लगी। ये एक ऐसा अभूतपूर्व जनउभार था जिससे ब्रिटिश राज सचमुच कांप उठा था। लेकिन इतना बड़ा और सफल आंदोलन अपने चरम पर पहुंचकर अचानक रुक गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर जो हुआ, उसने सब बदल दिया। किसानों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। और इस एक हिंसक घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सोचिए, जब देश आजादी के इतने करीब महसूस कर रहा था, तब ऐसा फैसला लेना। कई बड़े नेता इस फैसले से हैरान और नाराज भी थे। और यहीं पर गांधी जी के सिद्धांत उनके राजनीतिक फायदों से ऊपर नजर आते हैं। उनका अहिंसा के प्रति कमिटमेंट अटूट था। उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को इसे कुचलने का एक जायज बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये मुकदमा भी अपने आप में एक मिसाल बन गया। वो जज सीएन ब्रूमफील्ड वाला वाकया ना? हाँ, जब जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई तो उनके शब्द गौर करने लायक थे। एक ब्रिटिश जज ने भरी अदालत में स्वीकार किया कि गांधी जी एक अलग ही श्रेणी के इंसान हैं। उन्होंने कहा था कि भले ही वे कानून की नजर में अपराधी हैं, लेकिन लाखों भारतीयों की नजर में वे एक उच्च आदर्शों वाले देशभक्त और संत हैं। एक जज का ये कहना वाकई बताता है कि गांधी जी का कद क्या हो चुका था। और यहाँ उनका वो संत या महात्मा वाला रूप वाकई दिलचस्प हो जाता है। जब हम इस छवि की बात करते हैं तो इसमें उनके पहनावे का एक बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल। विदेशी सूट बूट हमेशा के लिए त्याग कर एक आम आदमी की तरह सिर्फ एक सूती धोती और शॉल अपना लेना। अब अगर हम सोचें तो उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। उन्हें पता था कि पावर ड्रेसिंग क्या होती है, सूट की ताकत क्या होती है। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? इसे हम राजनीतिक प्रतीकों का एक मास्टर क्लास कह सकते हैं। ये सिर्फ विदेशी कपड़ों का विरोध नहीं था। भारत की अधिकतर आबादी गरीब और अनपढ़ थी। वे लंबे लंबे राजनीतिक मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकते थे। सही कहा। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने अपना सब कुछ छोड़कर उनके जैसा पहनावा अपना लिया है, तो एक गहरा विश्वास पैदा हो गया। ये एक विजुअल कम्युनिकेशन था, और चरखा सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं था, बल्कि आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ एक सिंबल था। गांधी जी ने चरखे के जरिए दिमागी श्रम और शारीरिक श्रम के बीच की उस ऊंची दीवार को गिरा दिया जो हमारे समाज में हमेशा से मौजूद थी। जब एक पढ़ा लिखा वकील आम आदमी की तरह जमीन पर बैठकर चरखा चलाता था, तो वो दरअसल मजदूरों और किसानों की मेहनत का सम्मान कर रहा होता था। और शायद इसी विजुअल और जुड़ाव ने उन चमत्कारी अफवाहों को जन्म दिया जो उन दिनों पूरे देश में फैल रही थीं। हाँ, अफवाहों वाला हिस्सा। जब मैंने स्रोतों में इन अफवाहों के बारे में पढ़ा तो मैं वाकई हैरान रह गया। 1921 में गोरखपुर के आसपास ये बात आग की तरह फैल गई कि गांधी जी के दर्शन मात्र से सिक्कों की बारिश होने लगी है। या फिर जो कोई भी उनका विरोध करता था उसके साथ कुछ भयानक हो जाता था। जिसे एक जगह ये अफवाह उड़ी कि उनके एक आलोचक के खेत का सारा गेहूं अचानक तिल में बदल गया। सुनने में ये अफवाहें शायद अजीब लगें, लेकिन एक इतिहासकार की नजर से ये बहुत कुछ बताती हैं। ये दिखाती हैं कि आम जनता उन्हें कैसे देख रही थी। लोग उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि अपना तारणहार, एक मसीहा मान रहे थे। उन्हें गांधी बाबा या महात्मा कहते थे।
इन अफवाहों ने उन किसानों और मजदूरों को ये हौसला दिया कि कोई अलौकिक शक्ति उनके साथ है, और इसी विश्वास ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से टकराने की ताकत दी। और ये ताकत हमें उनके अगले सबसे बड़े कदम में साफ दिखाई देती है, 1930 का नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च। इसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। अब आजादी की इस लड़ाई के लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत थी। लेकिन गांधी जी ने जो मुद्दा चुना उसने सबको हैरत में डाल दिया। नमक। उन्होंने डांडी मार्च की घोषणा की, जहां वे साबरमती आश्रम से दांडी तक हजारों लोगों के साथ पैदल गए और एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूर्ण स्वराज जैसी बड़ी चीज के लिए आखिर नमक ही क्यों चुना गया? मैं तो खुद सुन के हैरान था, नमक ही क्यों? ये रणनीति का एक और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत महल में रहने वाले अमीर से लेकर झोपड़ी में रहने वाले बिल्कुल गरीब इंसान तक सबको थी। और उस समय नमक बनाने पर केवल ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था और वे इस पर भारी टैक्स लगाते थे। बिल्कुल, ये एक ऐसा आम मुद्दा था जो धर्म, जाति या अमीरी गरीबी की हर दीवार को लांघकर पूरे देश को एक साथ जोड़ सकता था। और इस आंदोलन की एक और बहुत खास बात थी, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय का वो जिक्र। हाँ, उन्होंने गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि यह आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली और उन्होंने नमक कानून और शराब की दुकानों के खिलाफ अपनी गिरफ्तारियां दी। इस कदम ने आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में शामिल कर लिया। और शायद यही कारण था कि इस मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिकी मैगजीन टाइम की रिपोर्टिंग इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण है कि ये कैसे दुनिया का नजरिया बदल रहा था। यात्रा के पहले हफ्ते में टाइम मैगजीन ने गांधी जी के दुबले पतले शरीर और मकड़ी जैसे पैरों का मजाक उड़ाया था। उन्होंने लिखा था कि ये यात्रा कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी और लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे चलने लगी, तो उसी मैगजीन का सुर पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गांधी जी को एक सफल राजनेता और एक संत के रूप में पेश किया। इस नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजों को एक कड़ा संदेश दे दिया था कि उनका राज अब हमेशा के लिए नहीं चल सकता। उन्हें सत्ता में भारतीयों को हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। इसी दबाव के चलते लंदन में गोलमेज सम्मेलनों यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हुआ और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए। लेकिन जहां तक स्रोतों की बात है, वो गोलमेज सम्मेलन बहुत कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वहां भारतीय नेताओं के बीच ही कई गहरे मतभेद सामने आ गए थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई में हमेशा एक ही नजरिया नहीं था। सम्मेलन में गांधी जी का दावा था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस दावे को मंच पर ही चुनौती दी गई। मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज हैं, जबकि रजवाड़ों ने अपने अलग हित सामने रखे। लेकिन जो सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहस थी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुई। यह राष्ट्र निर्माण के दो अलग-अलग विजन का टकराव था। इस बहस को समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई सही या गलत नहीं था। दोनों के अपने अपने बहुत ही मजबूत और तर्कसंगत विचार थे। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की नजरिए की बात करें तो उनका मुख्य मुद्दा क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क स्रोतों में बहुत स्पष्ट है। उनका मानना था कि समाज के जो सबसे निचले और दमित वर्ग हैं, जिन्हें अछूत माना जाता था, उनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। उनका तर्क था कि सवर्ण हिंदुओं के गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण ये दमित वर्ग कभी भी सामान्य चुनाव प्रक्रिया में अपने हक नहीं पा सकेंगे। इसलिए उन्होंने अलग निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। एक सेकेंड, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। अलग निर्वाचिका का मतलब सिर्फ आरक्षित सीटें या रिजर्वेशन नहीं था, है ना? नहीं, इसका मतलब था कि किसी खास तौर के दमित वर्ग की सीट पर सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते थे, यानी एक पूरा राजनीतिक अलगाव। और यही गांधी जी की चिंता का मुख्य कारण था। गांधी जी का दृष्टिकोण ये था कि अगर अलग निर्वाचिका लागू हो गई तो समाज में जो अस्पृश्यता की खाई है वो राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। वे मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है और इसे सवर्णों और दलितों को मिलकर खत्म करना होगा। समाज को बंटने नहीं देना चाहिए। ये कोई सामान्य राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि ये दो महान विचारकों के बीच एक गहरी बहस थी कि समाज के सबसे शोषित वर्ग का उत्थान आखिर कैसे किया जाए।
और ये हमें बताता है कि आजाद भारत का ताना बाना बुनना कितना चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल। चलिए अब 1930 के दशक से आगे बढ़कर 1942 के उस तूफान पर आते हैं जिसे हम भारत छोड़ो या क्विट इंडिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब करो या मरो का नारा गूंज रहा था। अब तक के आंदोलन बहुत संयमित थे, लेकिन 1942 में सब कुछ बदल गया। जैसे ही गांधी जी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया, ब्रिटिश सरकार ने रातों रात एक्शन लिया। सरकार ने गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि बिना नेताओं के आंदोलन वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब पहली पंक्ति के नेता नहीं थे तो युवाओं ने कमान संभाल ली। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को चलाया। उन्होंने खुफिया रेडियो स्टेशन बनाए, पर्चे बांटे। कई जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी राज को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और अपनी खुद की प्रति सरकारें बना ली। जैसे महाराष्ट्र के सतारा में लोगों ने अपनी अदालतें और अपना प्रशासन चलाना शुरू कर दिया था। ये साबित करता है कि अब आज़ादी की आग हर एक हिंदुस्तानी के अंदर जल रही थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जहां जनता ही अपनी नेता बन चुकी थी। और इसी अदम्य साहस और दशकों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1947 में वो दिन आया जब भारत आज़ाद हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन महात्मा गांधी के लिए किसी उत्सव का दिन नहीं था। ये आज़ादी के पूरे सफर का शायद सबसे भावुक कर देने वाला पल है। 15 अगस्त को जब दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था, उस समय गांधी जी राजधानी से मीलों दूर बंगाल के कलकत्ता में थे। देश आज़ाद हुआ था, लेकिन बंटवारे की एक बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत और दंगे भड़के हुए थे, गांधी जी उन्हें शांत करने के लिए कलकत्ता के दंगाग्रस्त इलाकों में थे। उन्होंने आज़ादी के दिन 24 घंटे का उपवास रखा। वे एक ऐसा आज़ाद भारत चाहते थे जहां सभी धर्मों के लोग शांति से रह सकें। वो आखिरी सांस तक इसी कोशिश में लगे रहें कि बंटवारे की इस आग को कैसे बुझाया जाए। लेकिन इसी नफरत का शिकार वे खुद भी हुए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस खबर ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। वाकई ये एक युग का अंत था। 1915 से 1948 का ये पूरा सफर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। लेकिन हमारे पास मौजूद इन दस्तावेजों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। 1920 या 40 के दशक में आखिर पर्दे के पीछे क्या रणनीति बन रही थी, ये सब हमें आज इतनी बारीकी से कैसे पता चलता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इतिहासकार सिर्फ किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते। इन सब चीजों को समझने के लिए वे मुख्य रूप से 3 तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला और सबसे प्रामाणिक स्रोत होते हैं निजी पत्र, जैसे गांधी जी और नेहरू जी के बीच लिखे गए खत। बिल्कुल। जब कोई नेता मंच से भाषण देता है तो उसकी भाषा बहुत नपी तुली होती है, लेकिन जब वो अपने किसी साथी को खत लिखता है तो उसमें उसका गुस्सा, उसकी निराशा और असली रणनीति झलकती है। दूसरा स्रोत शायद उनकी आत्मकथाएं होंगी। हाँ, आत्मकथाएं हमें उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती हैं, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि आत्मकथा में इंसान वही बताता है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। तो उन्हें दूसरे दस्तावेजों के साथ क्रॉस चेक करना पड़ता होगा। बिल्कुल। और जो तीसरा स्रोत है वो सबसे दिलचस्प है, खुफिया पुलिस की रिपोर्टें। मतलब हम भारतीय आज़ादी का इतिहास उन ब्रिटिश पुलिस वालों की डायरियों से भी पढ़ रहे हैं जो इस आंदोलन को कुचलना चाहते थे। ये तो अजीब बात है। औपनिवेशिक सरकार हर 15 दिन में एक पाक्षिक रिपोर्ट तैयार करती थी। इन रिपोर्टों में एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। किस तरह का विरोधाभास? एक तरफ इन रिपोर्टों में पुलिस अफसरों की घबराहट साफ दिखाई देती है कि आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वे अपने उच्च अधिकारियों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसलिए एक अच्छे इतिहासकार को इन रिपोर्टों को शब्दों के पीछे छिपे असली डर को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो भी है जिसे अलग अलग नजरों से कैसे देखा गया। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने बनारस के अपने पहले ही भाषण से आज़ादी की लड़ाई को एक एलीट क्लब से निकालकर विशाल जन आंदोलन में बदल दिया। चंपारण के खेतों से लेकर नमक कानून तोड़ने के उस मास्टर स्ट्रोक तक, और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक,
ये एक ऐसा सफर था जिसने पूरे देश की चेतना को जगा दिया। हमने ये भी समझा कि इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए जैसे महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद भी थे, जो बताते हैं कि इतिहास कभी सीधा और सरल नहीं होता। इतिहास हमेशा विभिन्न विचारों और मानवीय भावनाओं का एक जटिल ताना बाना होता है। इन दस्तावेजों के जरिए हम उस दौर के संघर्ष की धड़कन को महसूस करते हैं। आज हमने बहुत कुछ डिकोड किया, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया। अगर हम सोचें 1920 के उस दशक के बारे में, तब ना इंटरनेट था, न 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल और ना ही कोई सोशल मीडिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं था उस वक्त। फिर भी गांधी जी से जुड़ी चमत्कारों की अफवाहें, जैसे उनके दर्शन से सिक्कों की बारिश होना या विरोधियों के खेतों में गेहूं का अचानक तिल बन जाना, पूरे देश में किसी जंगल की आग की तरह फैल गईं। इन बातों ने उनकी एक ऐसे मसीहा की छवि गढ़ी जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के इस डिजिटल और इंस्टेंट फैक्ट चेकिंग के युग में, जहां हर दावे को एक सेकंड में सर्च करके खारिज किया जा सकता है, किसी भी नए जननेता के लिए इस तरह का रहस्यमय और चमत्कारी आभामंडल बनाना मुमकिन हो पाता?